नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ संधि। संधि का अर्थ है जॉइनिंग, मतलब संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़कर और एक नया शब्द, एक नया रूप ग्रहण करती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संधि। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है आपका भो प्लस अन, भवन, तो ये दो स्वरों के मेल से बना है, ओ और अ। अभी हम जानेंगे संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। ठीक है, तो स्वर संधि अर्थात जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पर जो पहला शब्द है सूर्य, आप उसको उच्चारण कर रहे हो तो य अ का उच्चारण हो रहा है, और दूसरा शब्द में है उ, तो दोनों मिलकर हो गया ओ। ठीक है, उसी तरह से भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। तो बच्चों, स्वर संधि का 2 स्वरों के मेल से जो नया रूप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। अभी हम जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि स्वर संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि अर्थात जब हर्षों या दीर्घ अ ई उ के बाद अगर हर्ष और दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से जो है वो दीर्घ की मात्रा ही होती है। जैसे आ ई उ हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसे अधिक प्लस अंश, तो अ और अ मिलकर हुआ आ, अधिकांश। अ प्लस आ मिलकर होता है आ, जैसे धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। आ प्लस आ, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। आ प्लस आ। ठीक है, तो इन नियमों को अगर आप याद रखोगे तो आपको संधि विच्छेद करने में और संधि करने में सुविधा होगी। और भी कई उदाहरण है उसी तरह से ई प्लस ई, बड़े ई प्लस बड़ी इज इक्वल टू भी बड़ी, मतलब बड़ी की मात्राएं हो जाएगी। जो दीर्घ है और हर्ष मिलने से या हर्ष मिलने से या दीर्घ हर्ष मिलने से दीर्घ की मात्रा ही होगी। ठीक है, इस तरह से कई उदाहरण आपके दिए हैं, आप देखोगे। उसी तरह से उ प्लस उ इज इक्वल टू उ, सु प्लस उक्ति, सुक्ति। उ छोटे उ की मात्रा और छोटे उ की मात्रा मिलकर स में बड़ी उ की मात्रा लग गई। आप लोग पूछते हो कहाँ बड़ी उ होगा, कहाँ छोटी उ होगा, कहाँ बड़ी, तो इन नियमों को आप लोगों को याद रखना होगा। इन नियमों को याद रखोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्वर संधि। उसके बाद हम आएंगे दूसरा गुण। जब अ और आ के पहले, ठीक है, और आ के आगे मतलब उसके बाद में पीछे तरफ अगर छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और रू का स्वर आता है तो उनके मेल के, उनके स्थान पर क्या होता है, ए ओ और अर हो जाता है। उसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि। जैसे अ के बाद में ई आया तो ए, गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। आ के बाद ई आया ए, ठीक है, रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। अ प्लस बड़ी ए, कमल प्लस इस, कमलेश। आ प्लस ई ए, दिवा प्लस इस, दिवेश। इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से अ प्लस उ ओ, अ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, इस तरह से हो जाता है। इसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि। उसके बाद में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ आ से के बाद अगर ए या ऐ हो तो दोनों आपस में मिलकर ए, और अगर ओ और औ होता है तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। उसे हम कहते हैं वृद्धि, मतलब बड़ा। ठीक है, तो अ प्लस ए, लोक प्लस ऐष्णा, लोकेष्णा, 2 मात्राएं वहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से अ और ए मिलने से ए, आ प्लस ए मिलने से ए, आ प्लस ए मिलने से ए। ठीक है, आ प्लस ओ मिलने से ओ, मतलब बड़ी वाली मात्रा हो जाएगी। वृद्धि मतलब बड़ा।
तो इन नियमों को आपको याद रखना होगा। उसके बाद है चौथा यण। यण में क्या होता है, जब हर्ष और दीर्घ ई ऊ रू के बाद अगर कोई भी दूसरा स्वर आता है तो उनके स्थान पर जो है य व और अर हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, ठीक है। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये नियमों को आप देखोगे, पढ़ोगे। इन नियमों को बच्चों आप लोग एक कॉपी में लिख लोगे, तो जिससे क्या होगा, नियम अगर आपको याद रहेंगे तो विशेषकर आपके संधि विच्छेद आते हैं। सपोज आपका आया कि अनु प्लस अय, तो क्या होगा, आपको अगर याद है कि उ और अ मिलकर व होता है अन्वय। अगर आपको अन्वय दिया गया है और बोला गया अगर संधि विच्छेद करो और आपको अगर नियम याद है कि उ प्लस अ व होता है, तो तुम तुरंत अनु प्लस अ अय अन्वय होगा। उसी तरह से री प्लस आरा, पितृ प्लस आलय, पित्रालय। हाँ, रू प्लस उ रू हो जाएगा, री प्लस ई री प्लस आ र, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद पांचवा अयादि। अयादि में क्या होता है, जब ए ऐ ओ और औ के पहले कोई दूसरा स्वर आता है तो उसके स्थान पर अय आय और औ या आव हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ए प्लस अ अय, ने प्लस अन नयन, मतलब यहाँ पे ए और अ मिलकर हो गया य, अ य, न य न, न में अ उच्चारण हो रहा है तो अ य न, नयन। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, हमारा दूसरा है व्यंजन संधि। तो जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों में से एक या दो व्यंजन, एक स्वर होता है दूसरा व्यंजन होता है या दोनों ही व्यंजन होते हैं, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। ये तीन प्रकार की होती है। जब व्यंजन का स्वर से मिलन होता है, या स्वर का व्यंजन से मिलन होता है, या व्यंजन का व्यंजन से मिलन होता है, तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा वर्णमाला में 5 वर्ग है। देखो, क व्यंजन वर्ण का 5 वर्ग है, क च ट त प। तो क च ट त प के बाद अगर कोई भी दूसरा भिन्न स्वर आता है, ठीक है, तो ग य ज झ व, ठीक है, द ध ब भ य व ह में से कोई भी व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण वो हो जाता है। तीसरा वर्ण था, जैसे सपोज क के बाद अगर अ आ रहा है तो क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग, तो वो हो जाएगा ग। जैसे दिक प्लस अंबर, तो क के बाद अ आया तो हम यहाँ पर लिखे दिगंबर, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब क ख ग, ठीक है, तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। उसके बाद उसी तरह से बाकी वर्णों वर्ग का भी, अगर उसके बाद अगर च में बाद अ आता है तो च छ ज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नियम है इसका, क च ट त प के बाद अगर म या न आता है तो वह व माने उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे क का व हो जाता है, ट का ण, त का न, प का म। जैसे क प्लस म व, जैसे वाक प्लस मय, वांग्मय। ठीक है, षट प्लस मास, षण्मास हम उसको बोलते हैं। उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, क ख ग घ व, पंचम वर्ण। ठीक है, उसके बाद तीसरा नियम है, जब त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे त का च कैसे होता है, दो च हो जाते हैं, माने उत प्लस चारण। तो उत, त के बाद च आया, चारण तो रहेगा लेकिन त जो है उसका हो गया आधा च। ठीक है, अगर त के बाद ज आता है तो वो झ हो जाता है, त जो है वो झ में परिवर्तन हो जाता है या आधा ज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत्त प्लस जन, सज्जन। अगर ट आता है तो उसी तरह आधा ट हो जाता है, त आता है तो आधा त हो जाता। इस तरह से इसके नियम हैं, आप इन नियमों को याद रखोगे।
अगर म के बाद क च ट त प आता है तो म के स्थान पर हम उसी वर्ग का 5वां वर्ण ले जाते हैं अनुस्वार के तौर पर। जैसे सम प्लस कल्प, तो संकल्प अंग नहीं लिखेंगे, उस अंग को हम ऊपर में बिंदी लगाकर अनुस्वार कर देते हैं। अगर म के बाद य र ल व श ह आता है तो हम वहाँ पर म का संदेह वहाँ पर विचार अनुस्वार ही कर देते हैं। जैसे सम प्लस योग संयोग, ऊपर में अनुस्वार लगा देते हैं। आप अगर नियम याद रखोगे बच्चों तो आप लोगों का संधि समझना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर जब स्वर के बाद छ वर्ण आता है तो च छ हो जाता है। स के पहले अगर अ आ के अलावा कोई भी दूसरा श हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ई प्लस श तो हो गया ताड़व्य स। विषम, तो विषम स दंत्य स है, लेकिन हम जब उसको संधि करेंगे क्योंकि ई के बाद में स आया है तो वो हो जाएगा मूर्धन्य स। ठीक है, उसके बाद तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अर्थात जब दो स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग का मेल होता है उसमें जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे दु प्लस बर, दुर्बल, मतलब वो ऊपर में रेफ की मात्रा हम लगा देते हैं तो विसर्ग को ओ की तरह भी हम लिखते हैं। ठीक है, अगर विसर्ग से पहले अ आता है या उसके बाद अ आता है तो उसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे विसर्ग है और अ है तो वो हो जाएगा ओ। जैसे यह यशः प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी, खाली विसर्ग उड़ जाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर विसर्ग के साथ में व है तो वो, विसर्ग के साथ में र है तो ओ, विसर्ग के साथ में क व है तो ओ, भ म य अ द न ल होने से ओ की मात्रा हो जाती है। अगर विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आता है और विसर्ग के बाद अगर किसी उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होता है या य र ल व श में से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग का र माने ऊपर में रेफ की मात्रा हो जाती है, र हो जाता है। ठीक है, जैसे निहि प्लस आशा, निराशा, र हो जाता है। अगर विसर्ग का स हम कैसे करेंगे? विसर्ग के पहले अगर कोई स्वर आता है, जैसे विसर्ग के बाद अगर छ आया तो श, ठीक है, स आया तो स ही होगा। जैसे नि प्लस छल, निश्चल, तालव्य स हो जाता है। और विसर्ग के पहले अगर ई ऊ हो या उसके बाद अगर क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ग होता है तो वो विसर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे नि प्लस कलंग, निष्कलंग, ठीक है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत सारी संधियाँ हैं, देखोगे तुम यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और भी दूसरी संधियाँ हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे। मेन है आप इन लोगों का जो है बच्चों, इनका जो नियम है आप उन नियम को याद कर लोगे तो आप लोगों को संधि विच्छेद करने में कोई भी असुविधा, कोई भी दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए, समझिए एक बार ध्यान से, अपनी पाठ्य पुस्तक भी एक बार अच्छे से देखिए, इनकी परिभाषाएं मेन है, इनके नियमों को लिख लीजिए, संधि किसे कहते हैं लिखिए, संधि के भेद किसे कहते हैं, और उसके बाद उन नियमों को आप एक बार याद कर लीजिए तो अच्छा होगा। धन्यवाद, आपका दिन